हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल दिसार जीकेजीएस क्लासेस में। दोस्तों, आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से आप सभी कर रहे होंगे। दोस्तों, हम आपको यूथ साइंस बुक, ये जो यूथ की बुक है दोस्तों साइंस वाली, इसके प्रैक्टिस सेट का सॉल्यूशन हम आपको करवा रहे हैं। जिसमें दोस्तों आज हम आपको प्रैक्टिस सेट नंबर 19 करवाने वाले हैं। इसके पहले हमने आपको 18 सेट पूरा करवा दिया है और सभी की प्लेलिस्ट हमने आपके लिए बना दी है। प्लेलिस्ट में जाके आप सारे वीडियो देख सकते हैं। दोस्तों, जितने भी एएलपी टेक्नीशियन ग्रुप डी स्टूडेंट है, इन 25 क्वेश्चन में से आप कितने क्वेश्चन सही कर पाए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। और दोस्तों, हमसे जुड़ने के लिए, क्लास के अपडेट के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दिया है। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। पहला क्वेश्चन दोस्तों, शक्ति की अंतरराष्ट्रीय इकाई डैश होती है। ऑप्शन ए वाट, ऑप्शन बी अर्ग, ऑप्शन सी किलोवाट या ऑप्शन नंबर डी जूल। दोस्तों, शक्ति की अंतरराष्ट्रीय इकाई मतलब एसआई इकाई जो होती है, ये होती है हमारी वाट। तो ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। यदि 10 किलोग्राम द्रव्यमान की किसी वस्तु पर 20 न्यूटन बल लगाया जाता है तो त्वरण कितना होगा। ऑप्शन ए 100 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ऑप्शन बी 200 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ऑप्शन सी 5 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर या ऑप्शन नंबर डी 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। दोस्तों, यहाँ पे हमको त्वरण पूछा है। हम जानते हैं दोस्तों बल F बराबर क्या होता है, तो F बराबर m इंटू ए होता है। हम जानते हैं। हमको द्रव्यमान कितना दिया है दोस्तों, तो द्रव्यमान हमको 10 दिया गया है। त्वरण हमको निकालना है और बल का मान कितना दिया गया है, 20 न्यूटन दिया गया है। कितना, 20 न्यूटन। दोस्तों, 10 से इसको जब काटेंगे तो 2 बार में आ जाएगा, तो त्वरण कितना निकल के आ जाएगा, 2 मीटर प्रति सेकेंड। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी वाला हो जाएगा, 2 मीटर प्रति सेकेंड। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अनुप्रस्थ तरंगे क्या है। ऑप्शन ए, इन तरंगों में माध्यम के कण तरंगों के संचरण की दिशा के लंबवत दिशा में कंपन करते हैं। ऑप्शन बी है, इन तरंगों में माध्यम के कण तरंगों के संचरण की दिशा के समानांतर दिशा में कंपन करते हैं। ऑप्शन सी है, ये वे तरंगे हैं जिनके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। ऑप्शन डी है, ये अनुदैर्ध्य यांत्रिक तरंगे होती है। दोस्तों, अनुप्रस्थ तरंगों की बात करें, दोस्तों अनुप्रस्थ तरंगे जो होती है, ये इसके माध्यम के कण जो होते हैं, ये तरंगों के संचरण की दिशा के लंबवत दिशा में कंपन करते हैं। यही क्या है, अनुप्रस्थ तरंगे हैं। समांतर दिशा में अनुदैर्ध्य तरंगों के कण करते हैं। तो अनुप्रस्थ आपको याद रखना है, लंबवत दिशा में कंपन करते हैं, अनुदैर्ध्य समांतर दिशा में। तो कौन सा हो जाएगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए वाला हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। यदि किसी प्रतिबिंब का आवर्धन -0.65 है तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी। ऑप्शन ए वास्तविक, उल्टा और बड़ा, ऑप्शन बी आभासी, सीधा और बड़ा, ऑप्शन सी वास्तविक, सीधा और छोटा, और ऑप्शन नंबर डी है वास्तविक, उल्टा और छोटा। तो सही आंसर आपको बताना है दोस्तों। चलिए इसमें कुछ बात बता दें कि आपको, चलिए बता देते हैं। चलिए दोस्तों, जब भी आपको आवर्धन ऋणात्मक में नजर आए, मतलब आवर्धन का मान यदि ऋणात्मक है, तो वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा। ये आपको याद रखना है। क्या रखना है याद, जब भी आवर्धन का मान ऋणात्मक है तो वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा। अब यहाँ देखिए ऋणात्मक में है, मतलब वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा। अब देखते हैं ऑप्शन में, वास्तविक यहाँ पे है दोस्तों, वास्तविक यहाँ पे भी है, वास्तविक यहाँ पे भी है। तो ये तो हमारा ऑप्शन बी वाला हो ही नहीं सकता, क्योंकि ऋणात्मक आवर्धन है तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा। और दोस्तों, जब भी प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा तो हमेशा क्या बनेगा, उल्टा बनेगा। जब भी वास्तविक की बात करें तो हमारा प्रतिबिंब हमेशा क्या बनेगा, तो उल्टा बनेगा। क्या बनेगा, उल्टा बनेगा। अब देखते हैं दोस्तों, वास्तविक जब भी आए तो उल्टा बनेगा, ये आपको याद रखना है। क्या रखना है, वास्तविक जब भी आए तो उल्टा बनेगा। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे वास्तविक है, यहाँ पे उल्टा दिया गया है। ये वास्तविक है, यहाँ भी उल्टा दिया गया है। मतलब ये वाला तो ऑप्शन हमारा हो ही नहीं सकता। बीसी वाला ऑप्शन भी हमारा क्या हो गया, कट हो गया। ठीक है, जब भी वास्तविक आए तो क्या बनेगा, उल्टा बनेगा। अब दोस्तों अगली बात करते हैं, ये हो गया वास्तविक, उल्टा। दोस्तों, यदि आवर्धन का मान 1 से अधिक है, यदि आवर्धन का मान जो है, यदि आवर्धन का मान 1 से अधिक है,
यदि आवर्धन का मान 1 से अधिक है तो जो जो वो बने प्रतिबिंब बनेगा वो हमेशा बड़ा बनेगा, वस्तु से कैसा बनेगा, बड़ा बनेगा। यदि आवर्धन का मान 1 से कम है, यदि आवर्धन का मान 1 से कम है तो जो प्रतिबिंब बनेगा वो छोटा बनेगा। चलिए देखिए अब इसमें देख लेते हैं। आवर्धन दोस्तों किस में दिया है, -0.65, मतलब 1 से क्या है, कम है, 1 से क्या है, कम है, कम है तो मतलब क्या बनेगा, छोटा बनेगा। अब देखिए वास्तविक उल्टा, यहाँ क्या है, बड़ा है, जबकि तो छोटा बनना चाहिए, तो ये भी हमारा ऑप्शन गलत हो गया। मतलब सही जो होगा हमारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी वाला हो जाएगा यहाँ पे। अब ये तो हमने बता दिया माइनस का सिंबल के बारे में। अब बात करते हैं दोस्तों प्लस। यदि दोस्तों आवर्धन का मान यदि प्लस में आपको दिया गया है, प्लस में आए तो जो प्रतिबिंब बनेगा वो हमेशा क्या बनेगा, आभासी बनेगा। ठीक है, क्या बनेगा, आभासी बनेगा। ठीक है, उसके बाद आभासी जब भी नजर आए दोस्तों तो क्या होगा, सीधा बनेगा। आभासी जब भी आए तो क्या होगा, सीधा बनेगा। ठीक है, और दोस्तों आवर्धन तो वही है, आवर्धन का मान यदि 1 से कम है, 1 से अधिक है, 1 से बड़ा है या 1 से अधिक है तो जो प्रतिबिंब बनेगा बड़ा बनेगा, और 1 से कम है तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, छोटा बनेगा। इतनी बात याद रख लोगे क्या, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी वाला, वास्तविक उल्टा और छोटा बनेगा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। 0.9 एम्पियर की धारा 2 मिनट के लिए विद्युत बल्ब के एक फिलामेंट द्वारा प्राप्त होती है। सर्किट के माध्यम से बहने वाला आवेश ज्ञात करना है हमको। ऑप्शन ए 1.08 कूलाम, ऑप्शन बी 10.8 कूलाम, ऑप्शन सी 108 कूलाम, या ऑप्शन नंबर डी 1.8 कूलाम। दोस्तों 0.9 एम्पीयर की धारा है और समय कितना है, 2 मिनट है। हम जानते हैं Q बराबर आवेश बराबर क्या होता है, I इंटू टी के होता है कि नहीं होता है, आपको पता ही है। हमको Q निकालना है, I कितना है, 0.9 दिया गया है, समय कितना है, 2 मिनट है, 1 मिनट में 60 सेकेंड तो 2 मिनट में 120 सेकेंड होंगे कि नहीं होंगे, बिल्कुल। 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, 12 9 108, ठीक है, 108 हमने लिख दिया और 0 हमने लगा दिया। कितने अंक के बाद दशमलव है, 1 अंक के बाद, तो 108 गुलाम इसका राइट आंसर निकल के आ जाएगा, तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। डैश चालक का प्रतिरोध कहलाता है। ऑप्शन ए वी और आई का अनुपात, ऑप्शन बी आई और वी का गुणनफल, ऑप्शन सी आई और वी का अनुपात, या ऑप्शन नंबर डी वी और आई का अंतर। दोस्तों चालक का प्रतिरोध कहलाता है, दोस्तों प्रतिरोध आर बराबर क्या होता है, वी अपॉन में आई होता है। तो V और I का अनुपात क्या कहलाएगा, प्रतिरोध कहलाएगा। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्रमशः 6 ओम और 12 ओम के दो प्रतिरोध A और B 3 वोल्ट की बैटरी के साथ समानांतर क्रम में संयोजित है। 1 सेकेंड में बैटरी द्वारा परिपथ को आपूर्ति की गई कुल ऊर्जा डैश होगी। हमको दोस्तों ऊर्जा निकालना है, और ऊर्जा E बराबर हम जानते हैं क्या होता है, VIT होता है। ठीक है, क्या होता है ऊर्जा V बराबर VIT। यहाँ V क्या है, वोल्टेज है या विभवांतर, I हमारा धारा है, और T क्या है, हमारा समय है। और दोस्तों हम तो जानते हैं E बराबर क्या होता है, VIT होता है। ठीक है, सबसे पहले तो दोस्तों हमको तुल्य प्रतिरोध निकालना पड़ेगा। अब जो ये प्रतिरोध है सिर्फ समानांतर क्रम में संयोजित है, तो समानांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध निकालने के लिए क्या करते हैं हम, R1 इंटू R2 क्या होता है, R1 इंटू R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2, यही करते हैं तुल्य प्रतिरोध निकालने के लिए। R1 प्लस R1 कितना है दोस्तों हमारे पास में, तो R1 है हमारा 6 इंटू 12, और R1 प्लस R2 मतलब 18 हो जाएगा। 6 से काटेंगे कितने बार में, 3 बार में, 3 से काटेंगे 4 बार में, तो तुल्य प्रतिरोध जो आएगा दोस्तों वो कितना निकल के आ गया, हमारा 4 ओम निकल के आ गया। ठीक है, अब दोस्तों हमको ऊर्जा ज्ञात करना है, और ऊर्जा को जानते हैं, ऊर्जा E बराबर क्या होता है, VIT होता है। हमारे पास वोल्टेज तो दिया गया है 3 वोल्ट, कितना दिया गया है, 3 वोल्ट। आई हमको पता है क्या, नहीं पता है। समय हमको पता है क्या, हाँ समय 1 सेकंड दिया गया है। अब हमको आई नहीं पता है, तो आई हम निकाल सकते हैं क्या, बिल्कुल निकाल सकते हैं। आई बराबर क्या होता है दोस्तों, तो आई बराबर होता है V अपॉन में R। आई बराबर क्या होता है, V अपॉन में R होता है कि नहीं होता है। वोल्टेज कितना है, 3 वोल्ट है। R हमने निकाला कितना, 4 ओम। 4 से इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0.75 आई हमारा निकल के आ गया।
0.75 हमारा आई निकल के आ गया। ठीक है, अब देखिए ओम, अब हम इसको हटा देते हैं। आई हमारा कितना निकल के आया, ये आया 0.75। आर हमारा कितना निकल के आया, तो 4 ओम निकल के आया। ठीक है, अब ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है E बराबर VIT। ठीक है, क्या होता है, E बराबर VIT। वोल्टेज कितना है दोस्तों हमारे पास में, तो वोल्टेज है हमारे पास में, यहाँ देख लीजिए वोल्टेज है 3 वोल्ट, इंटू धारा हमने कितना निकाला 0.75, इंटू समय कितना है 1 सेकेंड है। इसका मल्टीप्लाई करिए, 3 5 15 की 5, हासिल का है 1, 3 7 21 और 1 22, तो 22 आ गया। ये कितने अंक के बाद दशमलव है, 1 2 अंक के बाद, तो 2.25। 2.25 जूल जो होगा इसका राइट आंसर हमारा आ जाएगा, बी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। बाईफोकल लेंस का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन ए थॉमस एल्वा एडिसन, ऑप्शन बी बेंजामिन फ्रैंकलिन, ऑप्शन सी इवेंजेलिस्टा, या ऑप्शन डी आइजैक न्यूटन। दोस्तों बाईफोकल लेंस का आविष्कार जो है ये बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। किसने किया था? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। निम्न में से कौन सा मकड़ियों का अध्ययन है? ऑप्शन ए अर्कोनोलॉजी, ऑप्शन बी एंथ्रोपोलॉजी, ऑप्शन सी एपियोलॉजी, या ऑप्शन नंबर डी साइनोलॉजी। दोस्तों मकड़ियों का अध्ययन जो है ये अर्कोनोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? अर्कोनोलॉजी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। पादपों में अपशिष्ट उत्पादों के संग्रहण हेतु इनमें से किस स्थान का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए रक्षक कोशिकाएं, ऑप्शन बी वास्तविक और उल्टा, ये गलत होगा दोस्तों ऑप्शन बी, ऑप्शन सी है फ्लोएम फाइबर, या ऑप्शन नंबर डी मूल रोम। दोस्तों पादपों में अपशिष्ट उत्पादों के संग्रहण हेतु पुराने जाइलम का उपयोग किया जाता है। किसका? पुराने जाइलम का। यहाँ पे दिया नहीं है दोस्तों, तो ये वास्तविक, ये दूसरा कहीं का ऑप्शन चिपक गया है यहाँ पे, तो यहाँ पुराने जाइलम आप कर लीजिएगा। ठीक है, पुराने जाइलम का उपयोग किया जाता है अपशिष्ट उत्पादों के संग्रहण हेतु, तो पुराना जाइलम जाइलम आपको याद रखना है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए किस पौधे का प्रयोग किया था? ऑप्शन ए उद्यान मटर, ऑप्शन बी गुलाब का पौधा, ऑप्शन सी लिली, या ऑप्शन नंबर डी मिर्च। दोस्तों मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए जो है उद्यान मटर का प्रयोग किया था। किसका? उद्यान मटर का। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है? ऑप्शन ए साल्मोनेला, ऑप्शन बी राइजोबियम, ऑप्शन सी कोलाई, या ऑप्शन नंबर डी स्यूडोमोनास। दोस्तों नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया जो है ये हमारा राइजोबियम होता है। कौन सा? राइजोबियम, बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। जंतुओं का कौन सा समूह विशेष रूप से मुक्त रूप से रहने वाले समुद्री जीव है? ऑप्शन ए आर्थ्रोपोडा, ऑप्शन बी इकाइनोडर्मेटा, ऑप्शन सी मोलस्का, या ऑप्शन नंबर डी निमेटोडा। दोस्तों इकाइनोडर्मेटा समूह विशेष रूप से मुक्त रूप से रहने वाले समुद्री जीव है, तो इकाइनोडर्मेटा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। मुख गुहिका बकल केविटी मानव डैश तंत्र का एक हिस्सा है। ऑप्शन ए परिसंचरण, ऑप्शन बी उत्सर्जन, ऑप्शन सी पाचन, या ऑप्शन नंबर डी श्वसन। दोस्तों मुख गुहिका जो है बकल केविटी ये मानव पाचन तंत्र का ही हिस्सा है। किसका? पाचन तंत्र का। देखते हैं अगला क्वेश्चन। सबसे छोटी रक्त वाहिका को डैश कहा जाता है? ऑप्शन ए धमनी, ऑप्शन बी केशिका, ऑप्शन सी महाशिरा, या ऑप्शन नंबर डी शिरा। दोस्तों सबसे छोटी रक्त वाहिका को जो है केशिका कहा जाता है। क्या कहा जाता है? केशिका। देखते हैं अगला क्वेश्चन। वास डिफरेंस डैश से आने वाली ट्यूब के साथ एकजुट होता है ताकि मूत्र मार्ग नामक एक आम मार्ग बन सके। दोस्तों वास डिफरेंस के बारे में बताना है। ऑप्शन ए अंडकोश, ऑप्शन बी वृषण, ऑप्शन सी प्रोस्टेट ग्रंथि, या ऑप्शन नंबर डी मूत्राशय। दोस्तों जो वास डिफरेंस होता है ये मूत्राशय से आने वाली ट्यूब के साथ एकजुट होता है ताकि मूत्र मार्ग नामक एक आम मार्ग बन सके, तो डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन से विटामिन में ईस्ट प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? ऑप्शन ए विटामिन बी, ऑप्शन बी विटामिन सी, ऑप्शन सी विटामिन के, या ऑप्शन नंबर डी विटामिन ए। दोस्तों ईस्ट जो है ये विटामिन बी में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। किसमें? विटामिन बी में। देखते हैं अगला क्वेश्चन। प्रकाश संश्लेषण के उत्पादों को पत्तियों से पौधों के अन्य भागों में किसके माध्यम से ले जाया जाता है? दोस्तों प्रकाश संश्लेषण के उत्पादों के बारे में बताना है। ऑप्शन ए रंध्रों के माध्यम से, ऑप्शन बी जाइलम के माध्यम से, ऑप्शन सी फ्लोएम के माध्यम से, या ऑप्शन नंबर डी वाहिनिका के माध्यम से। दोस्तों प्रकाश संश्लेषण के उत्पादों को पत्तियों से पौधों के अन्य भागों में फ्लोएम के माध्यम से ले जाया जाता है। किसके माध्यम से? फ्लोएम के माध्यम से। देखते हैं अगला क्वेश्चन। CO2 में कार्बन की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? दोस्तों CO2 में कार्बन की प्रतिशत मात्रा हमको बताना है। दोस्तों सबसे पहले तो हम यहाँ पे अनुभार निकाल लेते हैं CO2 का।
तो CO2 की बात करें तो कार्बन का परमाणु भार कितना होता है दोस्तों? तो ये होता है 12। कार्बन के एक ही अणु है, प्लस ऑक्सीजन की कितने अणु है? 2 अणु है, तो 2 इंटू ऑक्सीजन का अनुभार कितना होता है? तो 16 होता है। ठीक है, 16 दूनी 32 और 12, 32 और 12 कितना हो जाएगा? 44। कितना हो जाएगा? 44। मतलब CO2 का अनुभार जो होगा वो कितना होगा? 44 होगा। अब दोस्तों कार्बन की प्रतिशत मात्रा निकालना है, तो कार्बन का परमाणु भार कितना है दोस्तों? हमने बताया भी कितना है? 12 है। कार्बन का परमाणु भार 12 है, आउट ऑफ कितने? 44 के। इंटू में क्या कर देंगे? 100 कर देंगे। इसको जब काटेंगे दोस्तों तो कितने बार में जाएगा? तो 27.3 इसका राइट आंसर आएगा दोस्तों, आप काट लीजिएगा। 12/44 इंटू 100 करिएगा तो 27.3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। यदि किसी विलयन से नीला लिटमस लाल रंग में परिवर्तित हो जाता है तो इसका पीएच स्तर कितना होने की संभावना होती है? ऑप्शन ए 7, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 9 या ऑप्शन नंबर डी 6। दोस्तों यदि किसी विलयन से नीला लिटमस लाल रंग में परिवर्तित हो जाता है तो इसका पीएच स्तर जो होता है ये 6 होने की संभावना होती है। कितनी? 6। देखते हैं अगला क्वेश्चन। प्याज काटते समय आंखों में जलन पैदा करने वाला यौगिक कौन है? ऑप्शन ए कार्बन, ऑप्शन बी नाइट्रोजन, ऑप्शन सी सल्फर या ऑप्शन नंबर डी हाइड्रोजन। दोस्तों प्याज काटते समय आंखों में जलन पैदा करने वाला यौगिक है हमारा सल्फर। कौन सा? सल्फर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सी धातु ठंडे पानी के साथ शीघ्रता से अभिक्रिया करती है? ऑप्शन ए पोटेशियम, ऑप्शन बी एल्यूमिनियम, ऑप्शन सी जस्ता या ऑप्शन नंबर डी लोहा। दोस्तों कौन सी धातु है जो ठंडे पानी के साथ शीघ्रता से अभिक्रिया करती है? तो पोटेशियम धातु जो है दोस्तों ये ठंडे पानी के साथ शीघ्रता से अभिक्रिया करती है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। ऑक्सीजन की उपस्थिति में अयस्कों को गर्म करने की क्रिया को डैश कहा जाता है? दोस्तों ऑक्सीजन की उपस्थिति में अयस्क को गर्म करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए निस्तापन, ऑप्शन बी निष्कर्षण, ऑप्शन सी भंजन या ऑप्शन नंबर डी संक्षारण। दोस्तों ऑक्सीजन की उपस्थिति में अयस्कों को गर्म करने की क्रिया को हम बोलते हैं भंजन। क्या बोलते हैं? भंजन बोलते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। फिनाफ्थिलिन को सिरके में डालने पर घोल डैश हो जाता है? ऑप्शन ए गुलाबी, ऑप्शन बी नीला, ऑप्शन सी लाल या ऑप्शन नंबर डी रंगहीन। दोस्तों फिनाफ्थिलिन को सिरके में डालने पर घोल जो है ये रंगहीन हो जाता है। क्या हो जाता है? रंगहीन। देखते हैं अगला क्वेश्चन। फेरस सल्फेट क्रिस्टल के पूर्ण अपघटन के दौरान कौन सी गैसें निकलती है? दोस्तों फेरस सल्फेट क्रिस्टल के पूर्ण अपघटन के दौरान कौन सी गैसें निकलती है हमको बताना है। ऑप्शन ए ऑक्सीजन, ऑप्शन बी केवल सल्फर ऑक्साइड, ऑप्शन बी सी सल्फर ऑक्साइड और सल्फर ट्राईऑक्साइड और ऑप्शन नंबर डी है केवल सल्फर ट्राईऑक्साइड। तो दोस्तों फेरस सल्फेट क्रिस्टल के पूर्ण अपघटन के दौरान जो है SO2 और SO3 दोनों गैसें निकलती है और फेरस सल्फेट का जब पूर्ण अपघटन होता है तो ये किस में बदल जाता है? तो फेरिक ऑक्साइड में बदल जाता है। किसमें? फेरिक ऑक्साइड में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? SO2 और SO3 दोनों हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे आज के सारे क्वेश्चन। इन क्वेश्चन में आप कितने क्वेश्चन सही कर पाए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिए। ओके, टेक केयर, बाय बाय।